एपिसोड नंबर 150. लेट्स स्टार्ट. चंद्रगुप्ता मनाली को हॉल में लेकर आ गया था और उनके पीछे देविका भी सिर झुकाए आ गई थी. शारदा अभी भी गेट पर खड़ी थी और एक बार फिर वो आसपास देखने लगी. उसे अंदर से डर था कि कहीं मनाली की वजह से कोई उनके घर के चक्कर तो नहीं काट रहा या फिर नजर तो नहीं रख रहा. जब उसे कंफर्म हो गया कि कोई नहीं है तब उसने गेट लगाया और वो अंदर चली गई. अंदर जाते ही उसने देखा कि चंद्रगुप्ता मनाली को सोफे पर गले लगाकर बैठे हैं जो रो रही है और देविका साइड में पानी का ग्लास लेकर खड़ी हुई उन दोनों को देख रही है. उसे ये सीन देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए देविका को कहा, देविका, तुम किसी की नौकरानी नहीं हो जो ग्लास लेकर खड़े हो. उसे नीचे रख दो. शारदा की बात सुनकर चंद्रगुप्ता ने मनाली को छोड़ा और वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा. वहीं मनाली ने वापस अपनी नजरें झुका ली और देविका ने अपनी मां के गुस्से से डरकर गिलास को पास वाली टी टेबल पर रख दिया. तब शारदा ने आगे कहा, आए हुए 2 मिनट नहीं हुए और महारानी ने हुक्म चलाना शुरू कर दिए. मेरी बेटी को नौकरानी बनाने के लिए पैदा नहीं किया है. हाँ, तो किस लिए पैदा किया है? चंद्रगुप्ता ने उसी तरह चिल्लाकर पूछा जिसे सुन तीनों हैरान हो गई. तब चंद्रगुप्ता अपनी जगह से उठे और शारदा के पास खड़े होते हुए उन्होंने कहा, किस लिए पैदा किया है तुमने अपनी बेटी को? शायद तुम्हें भी नहीं पता. यूं अपनी बड़ी बहन के लिए पानी का ग्लास लेकर आना नौकरों वाले काम नहीं है. वो दोनों बहनें हैं. तुम्हें ये समझ आता है कि नहीं? सौतेली है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है. शारदा ने उसी तरह चिल्लाकर कहा जिसको सुनकर चंद्रगुप्ता को और गुस्सा आया और देविका और मनाली ने अपनी नजरें झुका ली. तब चंद्रगुप्ता ने आगे कहा, ये फालतू की बकवास तो तुम मुझसे मत करो. ओह, सच कहा तो फालतू की बकवास हो गई. आज तक तुम इसको झूठ मानते आए हो तो ये पॉसिबल नहीं है. जिसको मैंने कोख से नहीं जन्मा वो मेरी बेटी का सगा कभी हो ही नहीं सकता. और बाप तो दोनों का मैं ही हूं ना. अच्छा, तो आज तुम्हें अपने बाप होने का एहसास हो गया. कहां गया वो दिन जब तुम अपनी लाड़ की औलाद को खिलाते रहते थे और मेरी देविका की तरफ देखते भी नहीं थे? क्या उस टाइम उसे अपने बाप की याद नहीं आई होगी? क्या करता हूं मैं? मनाली की मां नहीं थी और तुम उसकी परवाह भी नहीं करती थी तो क्या बेचारी को छोड़ देता? देविका के लिए तुम थी इसलिए उससे दूर रहता था. यह बहुत अच्छी बात है. एक बेटी की मां नहीं तो दूसरी को बाप का प्यार ही नहीं दिया. शारदा ने तंज मारते हुए कहा और फिर वो ताली बजाने लगी. उसके बाद वो देविका की तरफ बढ़ी और उसकी गर्दन पकड़कर उसने कहा, जरा देखो इसको. आज भी तुमसे नजरें नहीं मिला पाती है. तुम पूछते हो ना कि ऐसी कटी हुई क्यों रहती है? बस इसीलिए क्योंकि इसे अपनी जिंदगी में किसी मेल फिगर की प्रेजेंस कभी मिली ही नहीं और इसलिए तुमसे दूर भागती है. क्या गलती है इसकी? मेरी बेटी है ये गलती है या फिर तुम्हारी दूसरी बीवी की बेटी है ये? बताओ. चंद्रगुप्ता ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपनी नजरें झुका ली. तब शारदा ने देविका को छोड़ा और फिर वापस अपनी जगह पर खड़े होकर चंद्रगुप्ता से कहा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं मिल रहा? मुझे पता है ऐसा क्यों. क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब है ही नहीं. इतने सालों तक तुम औरत के जैसे चुप बैठे थे और आज तो जैसे तुम्हारी चूड़ियां टूट गई और आवाज बाहर निकल रही है. शारदा की इस बात को सुनकर चंद्रगुप्ता को बहुत गुस्सा आया और उसने एक सूट का थप्पड़ शारदा को मारा. उस थप्पड़ की आवाज पूरे घर में गूंज गई और शारदा पूरी तरह से हिल गई. वहीं मनाली और देविका की आंखें चौड़ी हो गईं. सब अब चंद्रगुप्ता की तरफ ही देख रहे थे. तब अचानक से उसकी भी आंखों में आंसू आने लगे और उसने रोते हुए कहा, हाँ, सही कहा तुमने. आज तक मैं चुप था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी. मैंने ये कभी नहीं कहा लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं मेरी पत्नी से कितना प्यार करता था. हर बार मैं उसके ही बारे में सोचता था और अपनी जिंदगी में उसके ही नाम कर चुका था. और जब से वो मेरी जिंदगी से गई तब मुझे समझ में आया कि आप जिससे प्यार करते हो वो दूर हो जाए तो कैसा लगता है. मुझे हर समय मनाली में उसकी मां की झलक दिखती थी इसलिए मैं ज्यादातर उसके साथ रहता था. फिर तुम आई और तुमने मुझे उससे दूर ही कर दिया. धीरे धीरे करके तुम उसके सारे डिसीजन कंट्रोल करने लगी और मेरी बेटी पर मेरा हक चला गया. मैं अंदर से टूट गया था और उस दिन मैंने फैसला लिया था कि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं बोलूंगा. इसलिए जब मनाली की शादी हुई तब भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि वो खुश रहेगी. पर मैं हर बार गलत था, हर बार. चंद्रगुप्ता रुके और सिसकने लगे. फिर उन्होंने आगे कहा,
कि वो खुश होगी, क्योंकि यही मैं भी चाहता था और उसकी मां भी। लेकिन इस बीच में ये तो जानना ही भूल गया कि आखिर मनाली क्या चाहती है। जब भी मैं उसे देखता था, उसके चेहरे से मुझे समझ में आ जाता था कि यह खुश नहीं है और ना ही अपनी जिंदगी को ज्यादा जीने की उम्मीद रखती है। लेकिन मैं अपनी पत्नी के बाद अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था, पर मैं मजबूर था क्योंकि तुम मुझे कंट्रोल करती थी। मुझे ना तो इससे बात करने देती थी और ना ही इसके करीब जाने देती थी। इसी वजह से मैं इससे भी दूर हो गया और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। चंद्रगुप्ता फिर रुके और मनाली की तरफ देखने लगी। मनाली को आज पहली बार अपने पापा को रोता हुआ देखकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप रही। तब चंद्रगुप्ता ने आगे कहा, पर तुम्हें एक बात बताऊं, पिछले 2 महीनों से मैं इसको देख रहा हूं और इसके चेहरे पर एक बार भी मुझे वो दुख या मरने की उम्मीद नहीं दिखती थी। ये मुझे खुश दिखती थी, और बस इसलिए क्योंकि इसे आदित्य से प्यार हो गया था। आदित्य कैसे इतना बदल गया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी खुश है। और पहली बार उसे डिस्टर्ब करने के लिए न तो तुम थी और ना ही कोई और। चंद्रगुप्ता इतना कहकर मुस्कुराने लगी, लेकिन वो मुस्कान बयान कर रही थी कि वो अंदर से बहुत खुश हैं। मनाली को भी अपने पापा को ऐसे देखकर थोड़ी खुशी हुई, और तब चंद्रगुप्ता ने आगे कहा, आज जब उसने हमें बताया कि उसने आदित्य से शादी की है, तो शायद मैंने ही इसके चेहरे पर वो खुशी नोटिस की जो वो डाइवोर्स कराकर तुमने इससे छीन ली थी। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता कि मनाली आदित्य के साथ ही खुश रह सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं, और ये उसका अपना फैसला है। और मैं आदित्य की भी दाद देता हूं कि वो बस मनाली को सेफ रखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटता। इसीलिए उसने सुशील की डील को लेकर अभी तक हाँ नहीं कहा और उसे यहां भेजा है। इसकी आंखों में अभी भी दिख रहा है कि वो यहां आकर खुश नहीं है, लेकिन बस सेफ रहने के लिए हमारे यहां आई है। चंद्रगुप्ता रुके और फिर देविका की तरफ बढ़े। उन्होंने देविका की आंखों में देखा और कहा, देविका, जो भी तुम्हारी मां ने कहा उसमें से आधी बातें सही है और आधी गलत है बेटा। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें बचपन में वैसा प्यार नहीं दे पाया जैसा मृणाली को दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं करता जितना इसको करता। तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो और हमेशा रहोगी बेटा। बस मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। चंद्रगुप्ता इतना कहकर हाथ जोड़ने लगी, जिसको देख देविका को भी रोना आ गया और उसने झटके से अपने पापा को गले लगा लिया। वो दोनों गले लगकर रोने लगे और इसको देखकर शारदा गुस्से में वहां से चली गई। तब मृणाली उन दोनों को ही देख रही थी और उसे ये सोचकर स्माइल आ गई कि कैसे आदित्य के उस फैसले ने उसे अपने पापा से फिर से कनेक्ट कर दिया। फिर वो भी खड़ी हुई और उसने अपने पापा को और देविका को कसकर गले लगा लिया। तीनों वहीं खड़े होकर रोने लगे और जब उनकी आवाज शारदा को सुनाई दी तो वो बहुत चिढ़ गई और उसने अनुराग को कॉल लगा दिया। वहीं दूसरी ओर मृणाली जब आदित्य को छोड़कर चली गई तब आदित्य बहुत अकेला महसूस करने लगा था। उसे अपने सामने कुछ भी करने का मकसद नहीं दिख रहा था और मन में बहुत कंफ्यूजन था। इसलिए दिमाग को शांत करने के लिए उसने साधना करने के बारे में सोचा। उसे पता था कि अब उसे रेगुलर बेसिस पर साधना करनी पड़ेगी क्योंकि खतरा आने वाला है और वो एक भी चांस नहीं गंवा सकता। यही सोचकर वो हॉल में जाकर आसन की मुद्रा में जमीन पर बैठा और उसने साधना करना शुरू कर दी। कुछ देर बाद ही आदित्य के शरीर से हर बार वाली रोशनी निकलने लगी और उसका दिमाग भी थोड़ा शांत होने लगा। वह अब ज्यादा बातें नहीं घूम रही थी, बल्कि यही चल रहा था कि वो कौन सा डिसीजन लेगा। उसने सोचा ना तो वो अमित और ट्विंकल को छोड़ सकता था और ना ही खुद जान दे सकता था। इसका मतलब था कि उसे एक बीच का रास्ता निकालना था। लेकिन बहुत देर तक वैसे ध्यान करने के बाद भी उसके मन में वो रास्ता नहीं आ रहा था और थक हार कर आदित्य ने अपनी साधना को खत्म किया। उसने सोचा कि उसे अब आगे क्या करना चाहिए। तब उसे एहसास हुआ कि उसे भूख लग रही है और वो खाना बनाने लग गया। खाना बनाते हुए उसे याद आया कि उसकी तरह ही गौतम को भी भूख लग रही होगी।
और सुशील ने तो बोला ही है कि आदित्य को उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, इसलिए वो उसका खाना भी बनाने लगा। कुछ देर में ही आदित्य ने रोटी और आलू मटर की सब्जी बना ली, जिसकी खुशबू फिर से घर में घूम रही थी। लेकिन इस बार उसे सूंघने वाला उसके अलावा और कोई नहीं था। आदित्य ने फिर शांति में ही बैठकर खाना खा लिया और फिर खत्म करके उसने एक थाली गौतम के लिए सजाई। उसने सोचा कि उसे गौतम को पीछे के रास्ते से अंदर लेकर आना होगा ताकि कोई उसे देखे नहीं, और फिर वो उसे चेयर से बांधकर उसे खाना अपने हाथों से खिला देगा। यही सोचकर वो बाहर निकला। जब वो पीछे लॉन में गया और मिट्टी हटा रहा था, तब उसकी नजर उन लिली के फूलों पर पड़ी और एक बार फिर से मनाली की यादों ने उसे घेर लिया। पर फिर भी उसने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मिट्टी और ग्रिल हटाकर उसने गौतम को बाहर निकाल लिया। वो पहले से ही बेहोश था, इसलिए आदित्य को क्लोरोफॉर्म की जरूरत नहीं पड़ी। आदित्य को लगा कि शायद गौतम कमजोर पड़ गया होगा, इसीलिए बेहोश हो गया, और तब वो उसे अपने कंधे पर उठाकर अंदर ले जाने लगा। Thank you very much for hearing the episode. Next episode is coming shortly.